नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड 5000 यानी कि 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्लेलिस्ट मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जिस यूट्यूब चैनल पर मैंने पहले भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉपिक कवर करवाए हैं। 7 से 8 टॉपिक मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एचएसएससी के तहत एलएम एसए जेई की तैयारी कर रहा हो, राजस्थान में आने वाली टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की तैयारी कर रहा हो या कोई भी ऐसे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हो। क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट थ्योरी भी करवाई जा रही है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी इस प्ले लिस्ट के माध्यम से मैं कवर करवा रहा हूँ। जो अपना सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, उसके प्रत्येक इंडिविजुअल टॉपिक को हमने कवर करना है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करना है। तो इस प्लेलिस्ट में मैं इंडिविजुअल टॉपिक को उठाऊंगा। जैसे आज की इस फर्स्ट क्लास का पहला जो टॉपिक है वो एटम है। हालांकि ये जो एटम टॉपिक है वो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन यही एटम आपका बेस बनाता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि एटम से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट निकलेगा चार्ज का और चार्ज से कॉन्सेप्ट निकलेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये अपने आगे चलकर जो सिलेबस है उसका आधार बनाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने 60 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को यहां कवर करना है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा। तो इन 60 क्वेश्चनों के माध्यम से एटम एटम नामक जो परमाणु नामक जो टॉपिक है वो डिटेल से उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। 60 क्वेश्चन बोलने में है, लेकिन कम से कम आपके मान के चलो 100 सवा 100 क्वेश्चन इस क्लास में अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो चार्ज रहेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी और कंप्लीट ऐसे ही अपना सिलेबस इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा जिस प्रकार से अपना सिलेबस दे रखा है। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। खास करके जो बच्चे बोलते हैं कि हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं होता, एक बार इस इन क्वेश्चनों को आप लगाइए, आप अपने स्कोर में दिन रात का अंतर देखेंगे। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस कवर करना है, टाइम कम है, तो वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से भी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से इस प्ले लिस्ट को ध्यानपूर्वक देखने से, सुनने मात्र से भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ फाइल, पीएनजी फाइल आप हमारी ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। जिस प्रकार से ये यूट्यूब चैनल है वीर कॉन्सेप्ट, उसी प्रकार से अपने ऐप है प्ले स्टोर पर जिसका नाम वीर कॉन्सेप्ट है। ये आपको लोगो नजर आएगा, वीर कॉन्सेप्ट ए स्टेप अहेड। उस पे जाके आप मैंने एक फोल्डर बना रखा है, जो टॉपिक मैंने यूट्यूब पे थ्योरी के करवाए ना उसकी क्लास की पीडीएफ फाइल, उससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। उसी फोल्डर में अलग से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे आपको। उसी फोल्डर में आपको इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की भी सीरीज मिल जाएगी। तो वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, उसे परचेज कर और इन क्वेश्चनों को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। नोट करने में टाइम खराब नहीं करना, क्योंकि हम याद करने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ही अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और आज का अपना पहला जो टॉपिक है वो है एटम यानी कि परमाणु। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं, हालांकि मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखा है, आपके बहुत सारे टॉपिक कवर करवा रखे हैं, लेकिन जो बच्चा कहता है कि भाई सर पहले हमको थ्योरी करनी है, इस टॉपिक से रिलेटेड पहले थ्योरी करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड पहले थ्योरी को भी करवाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमने अपनी ऐप पे एक कोर्स बना रखा है इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन के नाम से। इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन के नाम से उसका भी कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। और जो टीचर है ना, पता है आपको किस प्रकार का कंटेंट मार्केट में अभी हाल फिलहाल में दिया जा रहा है और किस प्रकार का मैं दे रहा हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके कंपैरिजन में कम से कम मैं ये कहूंगा कि 2 गुना रेट कम है। और साथ में रेट की तो चलो बात अलग है, कंटेंट होना चाहिए। आप एक बार डेमो के तौर पे इन क्लास को लगा के देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं किस प्रकार की थ्योरी आपको वहां करवाई जा रही है। कोई भी बच्चे को एक तो ये बात है कि नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही साफ साफ शब्दों में, जिस प्रकार से मोती पिरोते हैं ना, उस प्रकार की पीडीएफ मैंने एक एक पीडीएफ खुद अपने हाथ से बनाई है। और वो बनाई भी इस वजह से है क्योंकि बच्चों को, जैसे मैं किसी से पीडीएफ बनवाता और फिर मैं यहाँ करवाता ना, तो फिर भाई बहुत सारे टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेरे को पता है कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है,
क्योंकि मैं भी इसी रास्ते से आके इस जॉब पे हूँ। तो आपको नॉर्मल सी बात है कि किस प्रकार से टॉपिक कवर करवाना है, किस प्रकार से इन चीजों को रिलेट करके पढ़ाना है। तो आप इस क्लास को अटेंड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप पे जाइए अपनी, और इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन के नाम से जो मैंने कोर्स बना रखा है उसमें इनरोल कर लीजिए। पहले टॉपिक को कवर कर लीजिए और फिर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, उनको कवर कर लीजिए। टॉपिक हो गया, थ्योरी हो गई, फिर उसी से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, तो मेरे ख्याल से तो कुछ बचेगा नहीं, निचोड़ लिया जाएगा प्रत्येक टॉपिक को। तो ये फर्स्ट टॉपिक है एटम, है ना, जिसको मैंने 3 क्लास में, वहां बहुत लंबी ज्यादा क्लास नहीं है, घंटे घंटे की क्लास है, 1.5 या 2 की स्पीड में देख सकते हो। 3 क्लास में मैंने इस टॉपिक को कवर करवा रखा है। आप बाकायदा देख सकते हो किस प्रकार से चीजों को बहुत ही डिटेल से, आरामदारी से एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। तो इन टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपको फाउंडेशन बैच में मिल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से आपको ये फाउंडेशन बैच नजर आएगा। और जो बच्चा कह रहा है कि भाई सर हम सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा जो फोल्डर है उसमें जाके ये पीडीएफ फाइल परचेज करके आप पढ़ सकते हो। ऐप पे ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन के पीछे 50% जो रोल रहता है ना, वो आपका मॉक टेस्ट का रहता है। अपने जो खास करके हरियाणा के बच्चे हैं उनसे रिलेटेड ये मॉक टेस्ट है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। लास्ट में सिर्फ हरियाणा जीके के पास क्वेश्चनों को छोड़ देना, ताकि तो 95 जो क्वेश्चन है वो तो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही है, जिसमें 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के कवर किए जाएंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और 5 क्वेश्चन इंडिया जीके के आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में, और साथ में इन क्वेश्चनों के माध्यम, इन मतलब मॉक टेस्ट के साथ साथ 1500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के मिलेंगे। 1500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के कवर करते हो, 500 क्वेश्चन इसके अंदर है वो कवर करते हो, 2000 क्वेश्चन कर लीजिए, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और जो कह रहे हैं कि हमें थ्योरी करनी है पहले कंप्यूटर की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैं कंप्यूटर भी साथ साथ करवा रहा हूँ, उसको भी आप लगा सकते हो। 1500 क्वेश्चन हरियाणा जीके की पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1500 प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर और हरियाणा जीके के क्वेश्चन करते हो ना, सारा सिलेबस ही हो जाता है हरियाणा जीके और कंप्यूटर का। इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चन है, इससे सिलेबस तो कवर नहीं होगा, लेकिन 5 की इंडिया जीके में से 2 या 3 का स्कोर आपका वहां भी बन जाता है। तो 70 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 मॉक टेस्ट, 3500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी टेक्निकल क्वेश्चन वो कवर करते हो। तो 70 में से ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 50-55 का स्कोर तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से ही बन जाता है। और 30 का जो नॉन टेक्निकल है उसमें से 4500 क्वेश्चन ये आप उंगली पे ले आते हो। तो याद रखिए कि 10 का कंप्यूटर, 5 और 5 20 टोटल नंबर बनते हैं, 20 में से 15 का स्कोर आपका जीके के सेंस में और कंप्यूटर के सेंस में बन जाएगा। तो मॉक टेस्ट के सहारे भी आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो। 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में ऐप पे टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और एटम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सबका एनकाउंटर करते हैं, बहुत अच्छे से उनको डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्न में से सबसे भारी कण कौन है। बोला है कि निम्न में से सबसे भारी कण कौन है। 2016 में डीएमआरसी मेंटेनर की पोस्ट पे आया हुआ है, अणु, परमाणु, आयन और इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन के आंसर पर देखेंगे, लेकिन पहले समझिए आप, जैसे ये हाथ में मेरे मार्कर है, ये क्या एक पदार्थ है। तो जो सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट, जो सबसे बड़ा आप देखते हो वो होता है पदार्थ। पदार्थ के जब टुकड़े किए जाते हैं, पदार्थ के सबसे छोटे कण के ऊपर फोकस किया जाता है, तो वो होता है अणु। और अणु, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन होता है? अणु, जिसको और आगे चलकर विभाजित किया जा सकता है, और उसका छोटा जो कण होता है वो क्या होता है? परमाणु। क्या होता है जी? परमाणु। और परमाणु को और आगे चलकर विभाजित तो नहीं कर सकते, जैसे पदार्थ को विभाजित करते हैं तो सबसे छोटा कण अणु आता है, और अणु को जब विभाजित करते हैं तो सबसे छोटा कण परमाणु आता है। परमाणु को हम विभाजित तो नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं कि परमाणु के अंदर 3 प्रकार के बेसिक एलिमेंट हम पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं जी? एक तो पढ़ते हैं जी हम इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ते हैं जी? एक तो पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन, एक पढ़ते हैं जी हम प्रोटॉन। क्या पढ़ते हैं? प्रोटॉन। और एक पढ़ते हैं हम क्या? न्यूट्रॉन। तो 3 बेसिक पार्टिकल है, किसके हैं? आपके परमाणु के, यानी कि एटम के। तो पदार्थ, पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु, जिसको विभाजित किया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन अणु की पता है कैसे आती है? पदार्थ का वह छोटा, सबसे सूक्ष्म कण जिसको आगे चलकर और विभाजित किया जा सकता हो, किसमें? परमाणु में, यानी कि एटम में। और परमाणु को आगे चलकर विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन परमाणु के 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और गहराई में जाते हैं
तो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक और छोटी सी डिवाइस होती है जिसे क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क। लेकिन वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु। परमाणु के 3 पार्टिकल कौन कौन से, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमसे पूछा है कि निम्न में सबसे भारी कण कौन सा है। आप देखोगे कि इन सब में सबसे हल्का जो कण है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन होता है। सब कुछ लिखाऊंगा मैं वैल्यू। फिर प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों आपके किसके अंदर होते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से, नाभिक से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं जी? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी कि अंतर आणविक बल से किसके अंदर बंधे होते हैं? नाभिक। तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन, प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसके अंदर है? नाभिक के अंदर। तो इन तीनों से भारी नाभिक। नाभिक किसके अंदर होता है? परमाणु। तो इन सब से भारी परमाणु। परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। और बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ। तो बताइए, हमसे पूछा है कि निम्न में सबसे भारी कण कौन सा है। पदार्थ अपने को ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो पदार्थ के बाद दूसरे नंबर पर भारी पदार्थ कौन सा हो जाएगा? भारी जो कण हो जाएगा वो हो जाएगा अणु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप देखते हो कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। एक होता है जी क्या? ठोस। क्या होता है? ठोस। दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है जी द्रव। द्रव, है ना। और तीसरे नंबर पर जो हम कहेंगे पदार्थ की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है जी? गैस। कौन सी अवस्था होती है जी? गैस। अगर मैं बात करूं ठोस, तो इस ठोस का आकार भी निश्चित होता है, इसका भार भी निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है। 3 चीज देखनी होती है इन तीनों टॉपिक, इन तीनों से रिलेटेड। पदार्थ की 3 अवस्था होती है जिसमें हमें 3 चीजें देखनी होती है। एक तो देखनी होती है भाई आकार। आप देखेंगे कि ठोस का आकार निश्चित होता है। जैसे मेरे पास ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी ठोस अवस्था में है, तो इसका आकार निश्चित है। इसका भार भी निश्चित है, भाई जितने ग्राम का है ये, वो एक निश्चित है। और इसका आयतन भी निश्चित है। तो किसी भी पदार्थ की, है ना, 3 अवस्था में हमें 3 चीजों पे फोकस करना होता है। भाई आकार भी निश्चित हो, भार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, तो वो आपका हो जाता है ठोस। लेकिन जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता। उसका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव मतलब जैसे लिक्विड, जैसे पानी। पानी को हम गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप में चला जाएगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप में, और पी लेंगे तो अपने पेट में, स्मॉल इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन, उसी शेप में वो ढल जाएगा। और उसका आयतन लेकिन निश्चित होता है। जबकि मैं गैस की बात करूं तो उसका आकार भी निश्चित नहीं होता, वो कोई आकार नहीं है उसका। उसका भार निश्चित होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित नहीं होता। इस कमरे में अगर जो गैस है उसको एक सिलेंडर में भर दिया जाए तो सिलेंडर की शेप में आ जाएगा, और एक बड़े से कंटेनर में भर दिया जाए तो उस कंटेनर की शेप में आ जाएगा। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि 2 और अवस्था है जिसे हम बोस आइंस्टीन स्टेट और एक प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन पदार्थ को मेनली 3 अवस्था में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनके हमें 3 चीजों पे फोकस करना होता है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जा सकता है कि बताइए ठोस की क्या चीज निश्चित होती है, तो हम कहेंगे ठोस की तीनों ही चीज निश्चित होती है, आकार, भार और आयतन। द्रव की कौन सी चीज निश्चित नहीं होती, तो हम कहेंगे द्रव का जो है वो आकार निश्चित नहीं होता, जबकि भार और आयतन निश्चित होता है। गैस की कौन सी चीज निश्चित होती है, तो हम कहेंगे गैस का सिर्फ भार निश्चित होता है लेकिन आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। तो इन चीजों को आगे पीछे कर वो आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन था, निम्न में सबसे भारी कण कौन सा है? सबसे भारी पदार्थ, पदार्थ से फिर हल्का कौन सा? अणु। क्योंकि पदार्थ है वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के 3 एलिमेंट है, बेसिक पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसमें सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, उससे भारी प्रोटॉन, उससे भारी न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखते हैं हम, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। तो इन तीनों से भारी नाभिक है वो परमाणु का केंद्रित संघन भाग है, तो सबसे भारी इन सब में परमाणु, परमाणु से भारी अणु और अणु से भारी पदार्थ। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, आपसे ना इस पदार्थ, परमाणु, अणु और परमाणु, इससे रिलेटेड कोई हल्की फुल्की डेफिनेशन और पूछी जाती है। बस 2 ही पॉइंट बताऊंगा, उनको ध्यान रख लीजिए, और कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली आपका सही हो जाएगा। अच्छा, परमाणु को ना हम अपनी बॉडी से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। कैसे? हमारी बॉडी के अंदर सबसे जो छोटी इकाई है वो होती है अपनी सेल, यानी कि कोशिका। तो परमाणु ठीक, अच्छा, कि कोशिका के अंदर तो बहुत सारी चीज है, आपने देखी होगी भी, केंद्रिका है, केंद्रक है, केंद्रक द्रव्य है। फिर आपने झिल्ली भी देखी है कि भाई बहुत प्रकार की झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव्य होता है बहुत सारी, एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक उसी प्रकार से परमाणु भी, इस परमाणु के अंदर एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस परमाणु की तुलना हम अपनी बॉडी के सेल, कोशिका से कर सकते हैं।
तो जो अपनी सेल या फिर ये जो परमाणु है ना, ये समतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। क्या आप कह सकते हो कि भी देखो ये नजर आ रही है कोशिका? नहीं, ये कोशिका नजर तो नहीं आ रही, लेकिन वो कोशिका है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। तो ठीक इसी प्रकार से परमाणु से रिलेटेड दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो ये वही समतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परमाणु है वो समतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि ये रासायनिक अभिक्रियाओं में, क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये दोनों ही बात आपकी पेपर में पूछी जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेता है जी? भाग लेता है। ये बात आपकी पूछी गई है। अच्छा, फिर बात बच गई सर किसकी? अणु की। तो अणु के ये दोनों पॉइंट विपरीत हो जाएंगे। अणु आपका समतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। समझ गए क्या कहा मैंने? कि परमाणु से रिलेटेड बस याद रखिए कि परमाणु आपको स्वतंत्र अवस्था में तो नजर नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि भी देखो ये परमाणु रहा, ये नहीं कह सकते, लेकिन परमाणु आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इस परमाणु की तुलना आप अपने बॉडी के अंदर जो सेल होता है उससे कर सकते हो, कोशिका से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि कोशिका है वो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं पाई जाती, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। ठीक उसी प्रकार से परमाणु आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जबकि अणु आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में सबसे भारी कण कौन सा है? आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? अभी बता के आया हूं, परमाणु के 3 मौलिक जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से हैं एटम के 3 मौलिक कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सुनिए मेरी बात, इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर कर लेते हैं कि इनकी खोज किसने की है। आपने ट्रिक बचपन से पढ़ी थी और वो थी ईंट पर नाच। कौन सी थी? ईंट पर नाच। ये क्वेश्चन आपने बचपन में कवर किया था इस ट्रिक के माध्यम से। इसमें हमने देखा E4 क्या होता है? E4 होता है जी इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और टै से क्या हो जाएगा? जे जे थॉमसन। क्या हो जाएगा जी? जे जे थॉमसन। तो हमें क्या देखना था? हमें देखना था कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वो है जे जे थॉमसन। पै से हमने उस टाइम पढ़ा था, पै से होता है जी प्रोटॉन। पै से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन के उस दौरान हमने खोजकर्ता आर से पढ़ा था। क्या? आर से पढ़ा था जी रदरफोर्ड। तो ध्यान रखेंगे रदरफोर्ड भी नाम ध्यान रखिए, रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड ना इसके खोजकर्ता नहीं है। रदरफोर्ड तो इसका नाम देते हैं, इसके खोजकर्ता है जी गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। हालांकि बचपन में हमने यही याद किया था कि जो पै से प्रोटॉन और रे से रदरफोर्ड की प्रोटॉन की खोज करता है वो रदरफोर्ड है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन के जो खोज करता है वो है गोल्डस्टीन, लेकिन इसके सत्यापन करते हैं, इसका नामकरण जो करते हैं वो करते हैं रदरफोर्ड साहब। तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। दोनों एक साथ ऑप्शन में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादातर यही कहते हैं कि सर दोनों एक साथ दे दे तो क्या हुआ। नए से क्या हो जाएगा? नए से हो जाएगा जी न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। और चे से क्या हो जाएगा? चैंडविक। क्या हो जाएगा? चैंडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोज करता है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉमसन। वैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। और नामकरण या सत्यापन किया था रदरफोर्ड साहब ने। नए से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैंडविक। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, ये तो बात है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि एटम के खोजकर्ता कौन है। एटम यानी कि परमाणु। एटम के खोजकर्ता कौन है, यानी कि परमाणु के खोजकर्ता कौन है, यानी कि परमाणु के पिता कौन है। हालांकि परमाणु के बारे में सबसे पहले अपने एक इंडिया के साइंटिस्ट थे महर्षि कणाद, उन्होंने सबसे पहले बताया परमाणु के बारे में कि परमाणु है वो पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य और अविनाशी है। ना तो उसको आगे चलकर और ज्यादा विभाजित किया जा सकता है, और अविनाशी मतलब उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने जो बात बताई वो उस दौरान, वो है ईसा मसीह के 800 वर्ष पहले। उस दौरान कोई चीजों को हम पेटेंट नहीं करवाते थे, क्योंकि उस टाइम कोई कागज पत्री तो होती नहीं थी। लेकिन उसके लगभग 2600 वर्ष बाद 1808 में आपके आते हैं कौन? जॉन डोल्टन। कौन आते हैं? जॉन डोल्टन। ये जॉन डोल्टन है ना, ये सेम वही बात बताते हैं जो किसने बताई है? अपने इंडिया के साइंटिस्ट महर्षि कणाद ने बताई है। लेकिन ये जो जॉन डोल्टन है वो अपनी थ्योरी को एक एक्सपेरिमेंट के सहारे एक्सप्लेन कर देते हैं। इस वजह से एटम के जो पिता है
कि फादर ऑफ एटम है वो कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जॉन डोल्टन साहब। कौन कहलाते हैं, जॉन डोल्टन साहब। और कब की बात है ये, 1808 की। कब की बात है जी, 1808 की। ये जो आपको रदरफोर्ड साहब दिखाई दे रहे हैं ना, ये फादर ऑफ न्यूक्लियस भी है। फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक के खोजकर्ता भी है। न्यूक्लियस मतलब ये नाभिक के खोजकर्ता भी है। नाभिक के खोजकर्ता कौन है, नाभिक के खोजकर्ता आपके फादर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि रदरफोर्ड साहब है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। निम्न में से परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब के सब किसके अंदर होते हैं, एटम के अंदर, परमाणु के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, ईट, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से जे जे थॉमसन साहब है। पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड याद करते थे, लेकिन इन्होंने इसका सत्यापन किया था, नामकरण दिया था, खोज करता है जी गोल्डस्टीन। ठीक है, न से न्यूट्रॉन और चे से चैंडविक, यानी कि चैंडविक साहब न्यूट्रॉन के खोज करता है। एटम के खोज करता कौन है, जॉन डोल्टन साहब। और रदरफोर्ड साहब क्या है, रदरफोर्ड साहब है जी आपके फादर ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, जब एटम के अंदर हम देखते हैं ना, तो सेल ऑर्बिट कक्ष एक चीज आती है, उसके और देख लीजिए फादर, तो हम बोलेंगे फादर ऑफ, ये सारे याद कर लेना साइंटिस्ट, इसमें से ये वाला पूछा गया है और इनमें से अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन भी आए हैं। रदरफोर्ड साहब फादर ऑफ न्यूक्लियस नाभिक है, और फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ सेल जो एटम के चारों तरफ सेल, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर उसको कक्ष हिंदी में बोला जाए तो कक्ष बोलते हैं। इसके फादर साहब की बात करूं तो वो है जी नील्स बोहर। कौन है, नील्स बोहर। ये फादर ऑफ कौन है, फादर ऑफ आपके एटम के अंदर जो होते हैं ना सेल, ऑर्बिट और कक्ष, तो यानी कि फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ ऑर्बिट, फादर ऑफ कक्ष, इन्हीं कक्ष को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा सतर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, ऊर्जा सतर। इनके फादर साहब कौन है, तो नील बोहर साहब है। इनके फादर साहब कौन है, नील बोहर साहब है। ठीक है भाई, तो ये फादर से रिलेटेड सारी बातें हमने कवर कर ली। और निम्न में से परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी प्रकार से हमें प्रत्येक क्वेश्चन का एनकाउंटर करना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट रहते हैं उन सबको अच्छे से कवर करना है। और जो ये चाहता है कि भाई इससे रिलेटेड पहले थ्योरी, ये सारी सारी की बातें ना, जो बच्चे उस कोर्स को पढ़कर इन क्वेश्चनों को लगा रहे हैं ना, उनको एक एक सेकंड में सारे क्वेश्चनों का डिटेल से सॉल्यूशन याद आ रहा होगा। तो उस थ्योरी को पहले कोई कवर करना चाहता है तो कवर कर लीजिए और फिर इन क्वेश्चनों को लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है। मैंने क्या कहा कि परमाणु के केंद्रक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन किसके अंदर होते हैं, परमाणु के बिल्कुल सेंटर में एक संघन भाग होता है ना, उस भाग को हम नाभिक कहते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और चीजें कवर करते हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं कोई बात करूं, कोई एटम बनाता हूं, ठीक है, एक मिनट रुकिए बस, थोड़ा सा टाइम लेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, ये ले लिया जी मैंने कोई एटम का नाभिक। ठीक है, बस सही है। आप बताइए, ये जो आपको सर्कल दिखाई पीडीएफ में बहुत साफ से दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। ये जो बिल्कुल बीच वाला भाग होते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर कैसा चार्ज होता है, इसके अंदर जी पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज जो बीच में किसी भी एटम का जो भाग होता है, जो बिल्कुल संघन भाग होता है, इसके अंदर होता है जी पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर पता है क्या होता है, एक होता है जी इसके अंदर प्रोटॉन और दूसरा होता है जी इसके अंदर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके दीर्घवृत्ताकार पाथ में, जैसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फिर दूसरे में किस प्रकार का आपका एटम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आपको भरनी है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि किसी भी एटम के जो बीच वाला भाग होता है, किसी भी एटम के जो बीच वाला संघन भाग होता है, उसे हम कहते हैं जी नाभिक। क्या बोलते हैं जी उसे, हम उसे बोलते हैं जी नाभिक। इस नाभिक के खोजकर्ता अभी मैं बता के आया हूं, कौन है, रदरफोर्ड साहब है। कौन है, रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड साहब प्रोटॉन के, प्रोटॉन जो आपने पढ़ा था ना कि पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, उस प्रोटॉन के नामकरण देते हैं प्रोटॉन का और उसे सत्यापित करते हैं। हालांकि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता आपके गोल्डस्टीन है। इस नाभिक के अंदर एक 2 प्रकार के एलिमेंट, एक तो है जी आपका कौन सा, एक तो है जी आपका प्रोटॉन। कौन सा है जी, प्रोटॉन, प्रोटॉन। और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा है जी आपका न्यूट्रॉन। ये दोनों के दोनों
किसके अंदर होते हैं? ये दोनों के दोनों आपके किसके अंदर होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। बताइए नाभिक के अंदर क्यों मौजूद रहते हैं? क्योंकि इन दोनों को एक फोर्स होता है जो बांधे रखता है। इन दोनों को एक फोर्स होता है, उस फोर्स को हमने पहले भी नाम बोला है उसका, उस फोर्स को बोलते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ये दोनों के दोनों इस नाभिक के अंदर, पता है किस फोर्स के द्वारा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल के द्वारा किससे बंधे होते हैं? बल के द्वारा वो बंधे होते हैं अपने नाभिक से। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसके अंदर होते हैं? नाभिक। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड साहब। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैंडविक। ये सब किसके अंदर होते हैं? नाभिक। और नाभिक किसी भी एटम का संघन भाग होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है। अब एक बात बताइए, मैंने बोला कि प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता। आपने देखा कि भी पॉजिटिव चार्ज, जबकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन चार्ज, प्रोटॉन का जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वही चार्ज किसका हो जाएगा? नाभिक। तो नाभिक के ऊपर कैसा चार्ज होता है जी? पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप देखोगे कि इस नाभिक जो संघन भाग है इसके अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं, आपने देखा प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला और ये नेगेटिव चार्ज वाला एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में एक प्रकार का फोर्स लगता है। और कैसा फोर्स लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का? तो हम कहेंगे आकर्षण का एक फोर्स लगता है। किसका फोर्स लगता है? आकर्षण का एक फोर्स लगता है। आकर्षण का किसका फोर्स लगता है जी? आकर्षण का एक फोर्स लगता है। उस आकर्षण के फोर्स को अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन फोर्स और इस रिपल्सन फोर्स के बारे में भी रदरफोर्ड साहब ने बताया था। ये जो आकर्षण फोर्स है ना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं उसे अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों एक दूसरे को खींचेंगे क्योंकि दोनों के अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों को अपनी तरफ खींचते हैं। सेम चार्ज अपने से एक दूसरे से दूर भागते हैं। उसी से अपना एक कॉन्सेप्ट निकला आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो ये आकर्षण फोर्स इन दोनों के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है ना, इसी से एक बल का जनरेट होगा, उसे बोलते हैं जी अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं जी? अभिकेंद्रीय बल। इस अभिकेंद्रीय, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल लगा? आकर्षण बल लगा। इसी अभिकेंद्रीय बल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स है ना जो, वो दीर्घवृत्ताकार पाथ में, दीर्घवृत्ताकार पाथ में इस नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं ना सर्कुलर पाथ में, दीर्घवृत्ताकार सर्कुलर पाथ में, तो ये अपने ही कक्ष में क्यों लगातार घूमते रहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, दोनों अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो जब खींचेंगे तो वो एक ही शेप में घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में आकर्षण का एक बल लगा। वो आकर्षण का बल, एक बल आकर्षण लगेगा, उस आकर्षण को हमने बोल दिया अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक अंदर की तरफ एक झुकाव रहता है, और उसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन सब आपके दीर्घवृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? तो किसी परमाणु के केंद्रक में संघन भाग आपका नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना देता तो हम क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज? आपका कोई चार्ज नहीं। तो नाभिक का कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड साहब, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन? चैंडविक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस फोर्स के द्वारा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल के द्वारा एक दूसरे से मतलब नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं। फिर हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, तो आकर्षण बल लगेगा। यही आकर्षण बल आपका अभिकेंद्रीय बल। आपसे पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण एक दूसरे से चक्कर लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि जो सेम, अगर हम बात देखें तो यहां से एक चीज और निकल के आई, यानी कि सेम चार्ज है, सेम चार्ज, कोई भी सेम चार्ज है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्ज है, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं जी? प्रतिकर्षण। यानी कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि अपोजिट चार्ज की मैं बात करूं,
अपोजिट चार्ज, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अपोजिट चार्ज की मैं बात करूं तो उनके बीच में कैसा बल लगता है, तो उनके बीच में जी आकर्षण का बल लगता है। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन का, और प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन का बल लगता है। और इसी वजह से ये सारी बात को कौन एक्सप्लेन करते हैं, रदरफोर्ड साहब। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो आकर्षण बल जो लगता है वही आपका जन्म देता है किस बल को, अभिकेंद्रीय बल को। किसको जन्म देता है जी, अभिकेंद्रीय बल को। नेक्स्ट कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। आपके 2016 में है ना ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आयन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब ध्यान से समझेंगे, इस बात को अच्छे से कवर करेंगे। आपको पता है कि कोई भी परमाणु जब होता है, परमाणु मतलब एटम, उसके तीन एलिमेंट हमने देखे। सबसे पहले कौन सा देखा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से फिर आगे भारी कौन है, प्रोटॉन। कौन है जी, प्रोटॉन। और प्रोटॉन से भारी कौन है जी, न्यूट्रॉन। तो हमसे पूछा है कि जी सबसे हल्का कण कौन सा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है ना, वो होता है बहुत ही कम, 9.1 गुना में 10 की पावर माइनस 31 केजी। याद रखेंगे ये वैल्यू, बार बार आपके एग्जाम में आएगी कि इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो हम कहेंगे 9.1 गुना में 10 की पावर माइनस 31, यानी कि 31 जीरो नीचे आएगी। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है जी 1.672। आप कहेंगे सर प्रोटॉन तो हल्का हो गया, देखो यहाँ 1.6 है जबकि यहाँ तो 9.1 है। धैर्य रखिए, ठहरिए जरा एक बार, गुना में 10 की पावर माइनस 27 केजी। तो देखो फर्क हो गया कि नहीं हो गया, वहां तो है माइनस 31, 31 जीरो नीचे, यहाँ है माइनस 27, 27 जीरो नीचे। तो इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा 1837 या 1840 गुना ज्यादा वजन रखता है आपका कौन, प्रोटॉन। फिर एक बात और बताता हूं आपको, जितना प्रोटॉन का वजन होता है ठीक उतना ही वजन आपका द्रव्यमान होता है किसका, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन और किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो ऑलमोस्ट सेम है। कितना रहेगा, 1.67, यहाँ 2 था यहाँ 5 हो जाएगा, गुना में 10 की पावर क्या बोलेंगे, 27 की जगह 27 ही लिखा जाएगा और केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जी तीनों के द्रव्यमान। अब एक और आपको मैं राज की बात बताता हूं, कभी कभार ना ये केजी में ना देकर ना ग्राम में दे देता है। तो पता है क्या करना है, कोई अलग से वैल्यू याद नहीं रखनी आपको, आपको सिर्फ पता है क्या कर देना है, 9.1 सेम रहेगा, गुना में 10 की पावर 31 है, 3 कम कर देना। यानी कि क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 जीरो कम हो जाएगी। कम होने का मतलब है कि पहले 31 और अब हो जाएगी 28, यानी कि अब ये किस में आ गया, ग्राम में। ठीक इसी प्रकार से 1.672 और यहां होता है जी 1.675, गुना में 10 की पावर 27 से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और किस में आ जाएगा, ग्राम में। गुना में 10 की पावर 27 से 3 कम करेंगे तो 24, और किस में आ जाएगी, ग्राम में। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है सर कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का कण कौन सा है। तो आप देखते ही बता दोगे कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का जो कण है वो है जी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो व्यास नहीं द्रव्यमान वो बहुत ही कम है। और मात्र कितना है, मात्र है जी 9। हालांकि एटम भी कुछ भी नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूं ना तो बोलते टाइम क्या पता, जब मेरा हल्का फुल्का जब बोलते हैं ना जोर लगा के तो थूक उछलता है, तुम समझते हो ना, तो उससे क्या पता कितनी एटम, कितने लाखों करोड़ों एटम बन जाए। लेकिन फिर भी हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कवर करना ही है। तो हम कहेंगे कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का वजन सबसे कम होता है 9.1 गुना में 10 की पावर माइनस 31 केजी। उससे भारी 1837 गुना या फिर अप्रोक्सीमेट 1840 गुना भारी कौन होता है, आपका होता है जी प्रोटॉन। 1.672 ये तो आएगा प्रोटॉन में, और 1.675 ये आएगा किसमें, किसमें, न्यूट्रॉन में। गुना में 10 की पावर माइनस 27 ये केजी में, और ग्राम में क्या हो जाएगा, 3 कम कर देंगे 28, 31 से 3 कम 28, 27 से 3 कम 24, और 27 से 3 कम 24। अब बताइए सबसे हल्का कण कौन सा हो गया, आयन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो हम किसका जिक्र करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। अच्छा अब एक ऑर्डर लिख रहा हूं, एक ऑर्डर लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा कण की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा कण कौन सा हो जाएगा, पदार्थ। इस पदार्थ की 3 अवस्था हमने देखी थी, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें हमने 3 सेट देखी, आकार निश्चित हो, भार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो। ये पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे अणु, है ना। पदार्थ
किससे मिलकर बना होता है? अणु। और अणु क्या है? जो आपका स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। अणु से फिर बहुत अणु किससे बना हो? अणु आपका एक विभाजित होने वाला कण है। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। अच्छा, परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। परमाणु आपका क्या है? परमाणु आपका स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अच्छा, ये परमाणु में अब पता लगा कि इन परमाणु में सबसे भारी कण है 1.67 टू 1.65। सबसे भारी कण कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन। कौन सा हो गया जी? न्यूट्रॉन हो गया। तो परमाणु के अंदर देखा जाए तो सबसे अच्छा, एक मिनट और रुको, एक थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। अगर इन तीनों में बाद में देखेंगे, लेकिन परमाणु के बिल्कुल सेंटर में जो संघन भाग है उस भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। तो परमाणु के अंदर जो अगले ऑर्डर पे जो भारी कण आएगा वो कौन सा आएगा जी? नाभिक आएगा। नाभिक है ना। नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर जब झांक के देखा जाए तो आपका कौन भारी हो जाएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से इसको कोई टेंशन नहीं है, ये भारी है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के अंदर किसके अंदर होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों किसके अंदर होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। किस फोर्स के द्वारा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के द्वारा, अंतर आणविक बल के द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं। और इनमें सबसे हल्का कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के हल्केपन की बात करूं तो कितना वजन है? मात्र 9.1 गुना में 10 की पावर माइनस 31, जबकि प्रोटॉन का 1.672 गुना में 10 की पावर माइनस 27। न्यूट्रॉन की बात करूं तो 1.675 गुना में 10 की पावर माइनस 27। फिर उससे भारी ये दोनों के दोनों किसके अंदर? नाभिक। नाभिक से भारी परमाणु। परमाणु बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु, और बहुत सारे अणु मिलकर किसका जनरेट करते हैं? पदार्थ। जैसे ये हाथ में मेरे मार्कर है। क्लियर है? तो ये पता है हमने क्या लिख दिया? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनको सही क्रम में लगाइए, इनके बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वेट, वजन, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग लगाइए। सबसे भारी पदार्थ, उससे हल्का कौन? अणु, उससे हल्का परमाणु, परमाणु से हल्का नाभिक, क्योंकि नाभिक तो परमाणु के अंदर होता है। और नाभिक के अंदर फिर आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन फिर हल्का प्रोटॉन, फिर सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्वार्क है वो इलेक्ट्रॉन से भी। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? आपने देखा, अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास की बात करूं, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मास की बात करूं, तो आप बताइए कि प्रोटॉन का मास अभी हमने देखा 1.672, अगर न्यूट्रॉन होता तो 5 आता, गुना में 10 की पावर माइनस का बोलिए 27, और किसमें है? केजी में है। किसमें है जी? केजी में। डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर दूं भाई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, बिल्कुल सही है। 9.1 गुना में 10 की पावर, यहाँ 27 है, ये माइनस का 31 केजी है। और ग्राम में बात करूं तो 3 कम 24, ग्राम में बात करूं तो 3 कम 28। जब इसको सोल्व करते हैं पता है कितना निकल के आएगा? आपका निकल के आएगा जी 1837, 1837। अब सुनिए, हमने क्या सॉल्यूशन निकाला? मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर आ गया? आपका बराबर आ गया जी 1837 के। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा जी? आगे जाके करेगा मल्टीप्लाई। तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ, पूरा लिख रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर आ गया 1837 गुना में मास, जो डिवाइड कर रहा है वो आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा, मास ऑफ, बोलिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर आ गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन 1837 कभी कभार बराबर गिवन नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाएगा किसके? 1800, बोलिए, 1837 को हम क्या लिख सकते हैं? 1837 की जगह हम लिख सकते हैं 1840। यानी कि प्रोटॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना या 1840 गुना क्या होता है जी? भारी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, तो हम कहेंगे 1840 गुना भारी है। या फिर इस बात को थोड़ा सा उल्टा भी बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना गुना हल्का है, तो 1837 या 1840 गुना हल्का है। दोनों तरीके से इस बात को बोला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश रहता है?
किसमें धनात्मक आवेश। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से सारे के सारे हम आवेश को एनकाउंटर करेंगे। आप बताइए इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के दीर्घवृत्ताकार पाथ में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा मास होता है, आवेश होता है सर, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, आवेश रहता है। प्रोटॉन आपके किसके अंदर होते हैं, नाभिक। प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है सर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक चीज और बच गई, न्यूक्लियस, जो आपके किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस आपके एटम का संघनित भाग होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि आपके न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, न्यूक्लियस के चार्ज, नाभिक का जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, एक बच गया जी कौन, न्यूट्रॉन, उसको भी लिख लेते हैं। कौन बच गया जी, न्यूट्रॉन बच गया है। न्यूट्रॉन को किससे इंडिकेट कर दूं, एन से इंडिकेट कर दूं, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो उसको मैंने बोल दिया जीरो। अच्छा, इसको स्मॉल एन से इंडिकेट कर लेते हैं, एन, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर चार्ज होता कितना है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो दोनों की वैल्यू एक साथ याद करेंगे, 1.602, ये दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है, 1.602 गुना में 10 की पावर -19 और कूलाम। अब एक बात यहां तुमको और पता लग गई, क्या कि चार्ज को किस में मापा जाता है, कूलाम में मापा जाता है। चार्ज को किस में मापा जाता है जी, कूलाम में मापा जाता है। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.602 गुना में 10 की पावर, कंफ्यूज मत हो ना, वो द्रव्यमान था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान था वो 1.672 और 1.675 था, वो द्रव्यमान है, गुना में 10 की पावर -27 केजी। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, भार को मापते हैं किलोग्राम या ग्राम में, मिलीग्राम में, लेकिन किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम में। जबकि आवेश को, चार्ज को हम किसमें मापते हैं, कूलाम में। मैं लिख देता हूं साइड में कि आवेश का जो मात्रक है, आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज को हम किसमें मापते हैं जी, चार्ज को हम मापते हैं, यही चार्ज पे हमें पहुंचना है। अगली जो क्लास में लूंगा ना, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक कराऊंगा वो यही टॉपिक कराऊंगा, जिसमें हम चार्ज को किसमें मापते हैं जी, कूलाम में मापते हैं। किसमें मापते हैं जी, कूलाम में मापते हैं, इसी को कवर करेंगे हम, ठीक है। आपके जॉर्ज कूलाम, जॉर्ज तो नहीं है, वो तो ओम्स के लाए, कूलाम नामक साइंटिस्ट है, उसी के नाम पर हमने आवेश यानी कि चार्ज के मात्रक हमने कूलाम रख दिया। इसी चार्ज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक चार्ज, एक आवेश जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे मतलब कि किसी कुर्सी पर बैठ के किसी सोती कपड़े से ऐसे मारो तो फिर यहाँ आपके टच करेंगे तो एक हल्की सी चिंगारी, एक हल्की सी झंझनाहट आपको महसूस होगी, हल्का सा झटका लगेगा। वो चार्ज है सिंथेटिक चार्ज, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता। और एक प्रकार का और चार्ज आप देखते हो, वो चार्ज कौन सा है, वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जिनको बैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस एटम पे कोई बाहर से सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि कोई सप्लाई जब प्रोवाइड कराएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आपके फ्री होकर मूव करने लग जाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन रास्ते में आने वाली किसी अन्य एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो एक प्रकार का चार्ज क्रिएट होगा, एक प्रकार का आवेश क्रिएट होगा। उसी चार्ज को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो वही चार्ज आपका किसका जनरेट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का जनरेट कर देगा। और इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को क्या पढ़ते हो कि आवेश पर के प्रवाह की दर को हम विद्युत कहते हैं। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की, है ना, उस दर को ही हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो उसको पढ़ेंगे डिटेल से। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश, आवेश को किसमें मापते हैं, चार्ज को मापते हैं कूलाम में। फिर आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का भी इतना, प्रोटॉन का भी इतना, फर्क क्या पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज -1.602 गुना में 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन के ऊपर होता है जी पॉजिटिव चार्ज 1.602 गुना में 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है सर, प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है किसके, प्रोटॉन के चार्ज के। कितना है, इसका भी 1.602, इसका भी 1.602 गुना में 10 की पावर 19 गुलाम, गुना में 10 की पावर 19 गुलाम। और न्यूट्रॉन तो कहता है कि भाई तुम मियाँ बीबी हो, इलेक्ट्रॉन आपकी मियाँ है,
और सॉरी बीबी है और प्रोटॉन आपका मिया है, ठीक है। तभी तो आपके प्रोटॉन बिल्कुल नाभिक में और इलेक्ट्रॉन आपके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और न्यूट्रॉन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कभी तुम दोनों की स्थिति देख ली मैंने और तुम दोनों की हालात ऐसी है कि तुम सारा दिन झगड़ते रहते हो, तुम्हारी सारी एनर्जी चार्ज है ना वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, मैं तो अपने ऊपर कोई चार्ज रखूंगा ही नहीं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर देता है और परमाणु यानी कि आपका एटम विद्युतीय रूप से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आगे आपको नजर आएगा, उदासीन हो जाता है। विद्युतीय रूप से क्या हो जाता है जी? उदासीन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि एटम विद्युतीय रूप से क्या होता है जी? उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम चार्ज होता है 1.602 गुना में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सेम आपका प्रोटॉन का रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव प्रवृत्ति के साथ, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव प्रवृत्ति के साथ, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो परमाणु आपका विद्युतीय रूप से क्या हो जाता है जी? उदासीन हो जाता है। किसी परमाणु पर आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, हालांकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज बराबर होते हैं, लेकिन आवेश का निर्धारण आपका हमेशा किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम एटम की कॉन्फ़िगरेशन, एटम की संरचना देखते हैं, तो हम पाते हैं कि एटम के बिल्कुल सेंटर में नाभिक, नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से बंधे रहते हैं। चार्ज का निर्धारण कैसे होगा? जो सेल कक्ष होते हैं बाहर की तरफ, आएगा सारा डिटेल से, नील्स बोर ने जो सेल कक्ष और आपके ऊर्जा स्तर दिए उसको भी मैं बताऊंगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन आपके जब न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे और लास्ट वाले ऑर्बिट का जो ऊर्जा स्तर होता है वो मैक्सिमम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन फरली मूव करने लग जाएंगे और वही इलेक्ट्रॉन जब रास्ते में आके किसी से टकराएंगे तो एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी जो चार्ज बनेगी। तो चार्ज के पीछे, चार्ज का निर्धारण कौन कर रहा है? चार्ज के निर्धारण एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो अब बता दीजिए मेरे को, बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वैल्यू बोलो, -1.602 गुना में 10 की पावर -19। और एक क्वेश्चन और कवर करना था, चार्ज को किसमें मापते हैं? कूलम में। बताइए प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज? सर पॉजिटिव चार्ज, 1.602 गुना में 10 की पावर -19 कूलम। बताइए न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज? सर इसने देख लिया दोनों मियाँ बीबी का झगड़ा, इसने इतने सारे कांटे मारे और कह दिया कि भाई मेरे को तो कोई चार्ज की जरूरत नहीं है। यानी कि आप ये बात कुछ ऐसे भी बोल सकते हो कि एटम है ना, एटम के अंदर, एटम तो खुद भी विद्युत रूप से उदासीन है, लेकिन न्यूट्रॉन भी विद्युतीय रूप से क्या है जी? उदासीन है। विद्युतीय रूप से क्या है जी? उदासीन है। उदासीन मतलब कोई भी चार्ज नहीं रखता, कोई भी चार्ज नहीं रखता, तो ये भी विद्युतीय रूप से क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अच्छा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का और सॉरी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, ये दोनों सेम चार्ज विपरीत प्रवृत्ति के, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से बोलते हैं कि हमारा जो एटम है, परमाणु है, वो विद्युतीय रूप से क्या है? सर वो विद्युतीय रूप से उदासीन है। विद्युतीय रूप से क्या है जी? उदासीन है। अब लगे हाथ, चलो मैं देखता हूं कि तुमको याद होता है कि नहीं होता। आप बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बताइए। सर इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है तो 9.1 गुना में 10 की पावर -31 केजी, और ग्राम में बहुत करते हैं तो सर 3 कम कर देते 28। अच्छा बताइए लगे हाथ, मास ऑफ प्रोटॉन, सर इलेक्ट्रॉन से 1837 या फिर 1840 गुना भारी आपका प्रोटॉन है 1.6। ये देखो कंफ्यूज करता है 1.6 1.6, लेकिन यहाँ 1.672 गुना में 10 की पावर -27 और किसमें? केजी में। बड़ा कंफ्यूज करता है ये। ठीक उसी प्रकार से मास ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। न्यूट्रॉन सर सबसे भारी कण है, 1.672 की जगह क्या आ जाएगा? 2 को काट दूं ताकि आपको याद हो जाए। 2 की जगह क्या आ जाएगा सर? 2 की जगह आएगा 5 गुना में 10 की पावर -27 केजी। ये हो गए सर इनके मास। ठीक है, मास। और ये क्या है जी? इनका है आपका चार्ज। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और एटम विद्युतीय रूप से क्या होता है जी? उदासीन होता है। अच्छा सह में ये सह नहीं आएगा क्या?
देख लेना, मेरी मात्रा मात्रा बहुत गलत होती है भाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, तो और कहीं भी लिखा है क्या? और तो नहीं लिखा। तो ये जो मात्रा मुद्रा स्पेलिंग वगैरह गलत होती है ना भाई, उसको इग्नोर कर देना। मैं खुद से एडमिट करता हूँ कि मेरी ये बहुत गलत हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि किसी परमाणु के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा होता है जी? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। एक बार लाइट चलेगी, थोड़ा सा नोट काट। किसके द्वारा होता है जी? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। और इलेक्ट्रॉन्स आपके किसके, क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्ताकार पाथ पे एटम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सेंटर में कौन होता है जी? सेंटर में होता है जी आपका न्यूक्लियस, नाभिक। और नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक का कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, अभी कर क्या है? शून्य, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं, ऋणात्मक। धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक, इनमें से हमें चूज करना है, नॉर्मल सी बात है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, क्योंकि ये विद्युतीय रूप से क्या होता है जी? उदासीन होता है। विद्युतीय रूप से क्या होता है जी? उदासीन होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। धनात्मक किसका है सर? धनात्मक है प्रोटॉन का। कितना है? एक बार फिर से लिख रहा हूं, याद कर लीजिए। 1.602 गुना में 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। चार्ज को किसमें मापेंगे? कुलाम में। ऋणात्मक किसका है जी? ऋणात्मक है जी इलेक्ट्रॉन का। कितना है? सेम वही, वो प्लस के साथ, यह माइनस के साथ। 1.602 गुना में 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। कुलाम, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो नाभिक का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? वो होता है जी पॉजिटिव। क्यों होता है? क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज तो काउंट होगा ही नहीं। काउंट किसका होगा? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का कैसा है? पॉजिटिव। तो बताइए नाभिक का चार्ज कैसा हो जाएगा? नाभिक का भी चार्ज आपका जी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी के साथ लाइट आ गई है फिर से एक बार। अरे यार काम तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में सबसे हल्का कण कौन है? सारे क्वेश्चन कवर करा चुका हूं। सबसे हल्का कण कौन है जी? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन। प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी नाभिक। नाभिक से भारी एटम। एटम से भारी अणु। अणु से भारी, अणु से भारी बोलिए पदार्थ। कौन है निम्न में सबसे हल्का कण? कौन है? तो सबसे हल्का कण है जी इलेक्ट्रॉन। बता दीजिए, याद हो जाएगा साथ साथ। 9.1 गुना में 10 की पावर माइनस 31 केजी, है ना, केजी। प्रोटॉन, प्रोटॉन का बताइए कितना रहता है? प्रोटॉन का रहता है सर सबसे भारी। न्यूट्रॉन है तो क्या बोलेंगे? 1.6, 7 से नहीं सर, 672 गुना में 10 की पावर माइनस 27 केजी। बार बार क्यों लिख रहा हूं? पता लग गया होगा, याद करने हैं। न्यूट्रॉन का बोलो सबसे भारी, 1.672 की जगह क्या आ जाएगा? 5 गुना में 10 की पावर माइनस का 27 केजी। आयन क्या है बेटा? आगे चल के पढ़ोगे, धनायन, ऋणायन, ये सारी चीजें आएगी, बताएंगे आपको। परमाणु का सबसे भारी मौलिक कण है, वहां पूछा है सबसे हल्का और यहाँ पूछा है सबसे भारी। तो सबसे भारी कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा जी? न्यूट्रॉन। ऑर्डर की बात करूं इन तीनों में, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भारी कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन। और अगर और आगे बढ़ूंगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसके अंदर आते हैं जी? नाभिक के अंदर आते हैं। तो वो इन दोनों से भारी, और फिर सबसे भारी, उनसे भारी एटम, एटम से भारी अणु, अणु से भारी पदार्थ। एक धनायन में, धनायन कब होता है? धनायन कब होता है? धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव किसका होता है? प्रोटॉन। जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो धनायन होगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ऋणायन होगा। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी बातें आपको इससे बारे में बता चुका। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के समान हो, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के समान हो तो वो हो जाएगा जी उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के समान हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक हो तो ये हो जाएगा जी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो तो ये हो जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमसे पूछा धनायन कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो। क्या बोला जाएगा? इस बात को अगर थोड़ा सा क्लेरिफाई किया जाए तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से क्या हो? कम हो। तो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो किससे? पॉजिटिव चार्ज से। तभी तो आपका क्या होगा? धनायन। धनायन का मतलब समझते हो ना? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं जी? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हो जाता है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। पता है ना, जो बच्चे कहते हैं कि सर हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं होता, उनको मैं बता दूं उसके पीछे बस एक ही चीज है जो आपको फोकस करनी है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है?
सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि लैंग्वेज किस प्रकार की आती है। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया, लैंग्वेज को आपने तोड़ना सीख लिया, तो विश्वास रखिए कि आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। एक मिनट रुकना भाई, ठीक है भाई। तो हमसे पूछा है कि कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बात क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि स्कोर इंक्रीज क्यों नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती। सेम ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है। बोला है कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, हमारे अंदर से हम नेगेटिविटी को छोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिविटी को हम अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। अपने माइंड में जितनी भी नेगेटिव थॉट है कि भाई यार मेरे को याद नहीं होता, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, पोस्ट कम है, मेरे तो नंबर कम है, मेरा तो बेस के लिए, ये सारी नेगेटिविटी हमने साइड में छोड़ दी और बस एक ही चीज पे फोकस किया कि हे सरस्वती माता, अब मैं आगे से बहुत दिन रात मेहनत करूंगा, मैं चीजों को बार बार रिवाइज करूंगा, मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मैं अपना क्वालिटी टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टडी को दूंगा, फालतू की एक्टिविटी छोड़ दूंगा। ये सारी नेगेटिव थॉट को बाहर निकाल के सारी पॉजिटिव थॉट अंदर डाल दिए। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन। तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि वो नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज को अपने से अंदर निकाल रहा है, बाहर भेज रहा है नेगेटिव चार्ज को। तो आपके अंदर कैसा चार्ज रहेगा, सिर्फ आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर कोई बॉडी क्या हो जाती है जी, धनावेशित हो जाती है। ऋणावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। उदासीन कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो जाए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये अपना कोई आंसर बनता नहीं। विद्युतीय उदासीन परमाणु, उदासीन मैंने बोला था ना आएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, आया हुआ देख लीजिए आपके डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन 20 फरवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखा प्रीवियस, अरे भाई स्पेस कम था यार, यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो स्पेस कम था इस वजह से नहीं लिखा, अदरवाइज ये सारे के सारे, ऐसे नहीं करा रहा मैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का खेला आगे पीछे किस प्रकार से कर रखे वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। विद्युतीय उदासीन परमाणु कब होता है उदासीन, उदासीन कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज बराबर हो किसके, नेगेटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है, सर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के अंदर, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसके अंदर होता है, सर इलेक्ट्रॉन के अंदर। प्रोटॉन का 1.602 गुना में 10 की पावर -19 कूलाम, ये बराबर है किसके, इलेक्ट्रॉन के, -1.602 गुना में 10 की पावर -19 कूलाम, ये बराबर है। तभी तो आपका परमाणु विपरीत प्रकृति है, लेकिन है तो दोनों बराबर, तभी तो आपका परमाणु विद्युतीय रूप से क्या हो जाएगा, परमाणु आपका विद्युतीय रूप से सर उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसी वजह से हम बोलेंगे कि परमाणु आपका विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। इसमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी एटम विद्युतीय रूप से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीन तत्व बता रखे, तीन तत्वों में से को निरावेशी माना जाता है, यानी उसमें कोई आवेश नहीं होता। देखो कितना घुमा फिरा के दिया है। हरियाणा एएलएम 20 अगस्त 2020 की थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब लैंग्वेज समझ के ऐसे लगता है पता नहीं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कोई एकदम। वो कह रहे हैं कि तीन तत्वों में से, पूरी कहानी इसने बता दी कि तीन तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन कह रहे हैं कि इनमें से कोई आवेश नहीं होता। किसमें कोई आवेश नहीं होता, तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना, 1.6, बार बार क्यों लिख रहा हूं समझ गए होगे, 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलम। बस यही बात है, यही आदत जो तुम्हारा आप जी दुख पा रहे है ना, यार ये तो पता नहीं किस प्रकार का टीचर है, एक ही बात को 20 बार लिख रहा है, बस यही तुम्हारा जो जी दुख पाने वाला है ना, इस पड़ाव को तुम पार कर गए तो तुम्हारे सिलेक्शन को कोई रोक देना तो भाई मेरे को आके कह दे। ये बार बार रिपीट करने वाली आदत है ना, तुम्हें अपने अच्छे से माइंड में सेट करनी पड़ेगी और बार बार रिपीट भी करना ही पड़ेगा। कह रहे कि निम्न में से उदासीन कण कौन है, सबसे उदासीन कण कौन है, सबसे उसका क्या मतलब, उदासीन है बस, कौन सा है,
आपका है जी आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। नाभिक के अंदर भी कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। सर नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज, ये तो पहली बार सुना है, क्योंकि नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो डल है, तो चार्ज किसका होगा? प्रोटॉन का होगा, तो नाभिक आपकी प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? उदासीन है तो बराबर होती है। विद्युतीय रूप से बाय डिफॉल्ट परमाणु बाय डिफॉल्ट क्या होता है जी? परमाणु बाय डिफॉल्ट आपका उदासीन होता है। क्या होता है जी? उदासीन होता है। परमाणु आपका बाय डिफॉल्ट विद्युतीय रूप से क्या होता है जी? उदासीन होता है। बराबर नहीं होते, परिवेशी स्थितियों पर निर्भर करते हैं, समय समय के आधार पर विविधता हो सकती है ना। नेक्स्ट देखिए, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, अलग अलग शिफ्टों में। देख लीजिए, एमपी में आया हुआ है, डीएमआरसी में 2016 और 2020, और हो सकता है कि आने वाले 2025-26 के सेशन में भी आपको नजर आए। निम्न में से इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, नेगेटिव थॉट आपके अंदर है तो आप कैसी वैल्यू हो जाएंगे? नेगेटिव थॉट आपके अंदर है तो आप ऋणात्मक चार्ज बॉडी हो जाएंगे। कैसी चार्ज बॉडी हो जाएंगे जी? ऋणात्मक चार्ज बॉडी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है ही नहीं आपको। ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर आप ऋणात्मक हो जाएंगे, प्रोटॉन की अधिकता होने पर आप क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। और ऋणात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज वाले एक दूसरे से दूर भागते हैं। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? भर भर के यूपी पीसीएल में, है ना, टेक्निकल हेल्पर की शिफ्ट में, एमपी में, है ना, एनएमआरसी में, है ना, बहुत सारे डीएमआरसी में, बहुत जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2-3 तो शब्द मैंने यहाँ से हटा दिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? अब ये पीडीएफ में ऐसे है, घबराना मत। ये है पावर, ये इसका मतलब पावर -1, पावर माइनस, जिसमें पावर -1 कुलाम में मापा जाता है। ये तो क्लियर है कि आवेश को किसमें मापा जाता है? कुलाम में। -1 पावर है, काटिए। -9 पावर है, काटिए। हमें देखना है -19 पावर, -5 पावर है, काटिए। -19 पावर, -19 पावर मिल गई। फिर आगे की वैल्यू हमने याद कर रखी है 1 पॉइंट। अगर मान के चलो 2 ऑप्शन -19 वाले मिलते, उनको रखते, बाकी को तो हटाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, जो उसको कूलाम में मापते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 है। तो -19 वाले ऑप्शन रखेंगे। मैंने देखा -1, -9, -5। अगर मान के चलो चारों ही ऑप्शन -19 में होते, तो अब हम आगे वाली वैल्यू को देखते हैं, और जो कितनी थी? जो थी 1.602 गुना में 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव, जबकि सॉरी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, ये हमसे पूछा है। यह सभी परमाणुओं का एक मूल कण है। ठीक है, यह एक गलत पूछा है पेपर में ना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है भाई। हम ना जल्दबाजी में ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा कथन है, सही है, गलत वाला शब्द नहीं देखते। और मैंने आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट पेपर के बाद नहीं देखा जिसने ये बात ना कही हो, सर मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसमें पूछ रखा कौन सा नहीं है, मैंने देख लिया कौन सा है। इस बात को ध्यान से देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत को चूज करना है। कह रहे कि सभी परमाणुओं, यह सभी परमाणुओं का एक मूल कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल कण होते हैं, तीनों के तीनों एक की बात कर रहे हैं। जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, है ना, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ये किसी भी परमाणु के क्या होते हैं? किसी भी परमाणु के मूल कण होते हैं, किसी भी परमाणु के मूल कण होते हैं। यह एक नकारात्मक चार्ज किया जाता है, बिल्कुल पता है कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। -1.602 गुना में 10 की पावर -19 कूलाम नेगेटिव चार्ज होते हैं। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, बस बन गई बात। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना में 10 की पावर -31 केजी होता है, जबकि न्यूट्रॉन तो सबसे भारी है, 1.6, बोलो 602, वो तो चार्ज होता है, 672 आता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 5 गुना में 10 की पावर -27 केजी। तो बताइए बराबर है? नहीं भाई, प्रो इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो, हमने तुलना की थी किससे? प्रोटॉन से। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1800, कैसे लिखूं, उल्टा लिखना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटोन वो 1837 और अप्रोक्सीमेट 1840,
मास ऑफ क्या है, मास ऑफ किसे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम है। प्रोटॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 1.672 गुना में 10 की पावर -27 केजी, ऑलमोस्ट सेम है ना, बस 2 की जगह 5, तो ऑलमोस्ट ये भी सेम रहेगा। मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बाहर से प्रोटॉन का बाहर 1837 1840, तो 1840 गुना, तो हमसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, नहीं भाई, अप्रोक्सीमेटली 1837 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या 1840 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है जी, कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी बता के ही आए हैं, कितना होता है 9.1। देखो अब देखिए कैसे पकड़ेंगे लैंग्वेज को, 9.1 9.1 9.1, 10 की पावर -26, 10 की पावर, अच्छा किस में, केजी में या ग्राम में, बड़ा कंफ्यूज करेगा। एक बार सुनिए, बस क्लास खत्म करने वाला। बीएसएनएल जेई 2024 में कैसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमें पता है 9.1 गुना में 10 की पावर -31 केजी, ये मास ऑफ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको जब हम ग्राम में करेंगे तो क्या बोलेंगे, 9.1 गुना में 10 की पावर 31 की जगह मैंने कहा था 3 कम कर देना, 27 31 से 3 कम किया तो 28, और किस में आ गया, ग्राम में आ गया। किस में आ गया जी, ग्राम में। केजी में तो दे नहीं रखा, ग्राम, तो -28, 26 27 28, 28 वाले पे आइए, 9.1 आगे है, बिल्कुल सही है ये अपना। देख लीजिए, याद करके गया आप, रट के गए, 9.1 गुना में 10 की पावर -31 केजी, ग्राम में आ गया। और मैं चाहता हूं कि साथ साथ ये भी याद रखो, ये भी अभी भी तुमको एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन दोनों याद रखो, 1.672 गुना में 10 की पावर बोलो -27, ये केजी में है। अगर ग्राम में नजर आएगा तो इस वाले पोर्शन को तुम ध्यान रखना, इस वाले पोर्शन को चेंज कर दोगे। कैसे, इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखेंगे आप 10 की पावर 3 कम, यानी कि 24, 27 की जगह 24 और ग्राम में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की बात करूं तो 1.672 की जगह 5 गुना में 10 की पावर बोलिए माइनस का 27 और किस में है जी, केजी में। और ध्यान रखेंगे बस इसको चेंज करना है, इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको चेंज करने पर आ जाएगा जी 10 की पावर 3 कम कर देंगे 24। याद दोनों नहीं रखनी, याद तो सिर्फ ये रखना है, पर ध्यान रखना है, क्या रखना है जी, ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु के केंद्रीय भाग होता है, बहुत बार रिपीट कर चुका, यूपीपीसीएल है ना, टीजी 27 मार्च के सिर्फ 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें पता है केंद्रीय भाग होता है जी नाभिक, और नाभिक के अंदर कौन होते हैं सर, नाभिक के अंदर होता है जी प्रोटॉन, कौन होता है जी, प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन के खर्चकर्ता कौन है, लिख देते हैं लगे हाथ, सर गोल्डस्टीन है, कौन है, गोल्डस्टीन है। और इसके नामकरण जो सत्यापन किया था वो किया था जी किसने, वो किया था जी रदरफोर्ड साहब ने। किसने किया था जी, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था जी, रदरफोर्ड ने। ठीक उसी प्रकार से आपके नाभिक के अंदर सर एक और होता है, जिस जो सबसे भारी कण होता है वो कौन सा होता है जी, न्यूट्रॉन। कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके नाभिक। किसने खोज की थी, न से न्यूट्रॉन न से चैंडविक, नाच है चैंडविक, चैंडविक ने की थी। किसने की थी जी, चैंडविक ने की थी। ठीक है, और दोनों के दोनों किसके अंदर होते हैं, नाभिक। नाभिक है ना आपका किस फोर्स के द्वारा इन दोनों को बांधे रखता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि अंतर आणविक बल के द्वारा इन दोनों को बांधे रखता है। थोड़े आगे चलकर आएगा कि नाभिक का व्यास कितना है, एटम का व्यास कितना है, ये सारी चीजें आएगी, परेशान मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, परमाणु का आकार सामान्यतः कितना होता है, अभी हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि कोई एटम, ये जैसे मैंने कोई एटम बनाया, ठीक है, एक रफला सा बोल रहा हूँ, रफली सा एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने ये एक एटम बनाया, ठीक है, ये एक एटम और ये इसके अंदर न्यूक्लियस। ध्यान से समझना, जो एटम की मैं बात कर रहा हूँ, एटम के जो मैं व्यास की बात कर रहा हूँ, तो एटम का व्यास मतलब, व्यास का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक। एटम के व्यास की मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक, ये किसका व्यास हो गया, ये हो गया जी एटम का व्यास। किसका व्यास हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक, ये व्यास किसका है, ये है जी एटम का व्यास। एटम का व्यास इतना छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा तो एटम ही है। एटम से फिर अंदर न्यूक्लियस, फिर छोटे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वो सब आ जाएंगे। एटम की मैं व्यास की बात करूं तो 10 की पावर -10 मीटर। सोच के देखिए, नीचे 10 जीरो आएगी, 10 की पावर -10 मीटर,
और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जी एंगस्ट्रोम। क्या बोला जाता है, एंगस्ट्रोम, ऐसे डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रोम बोला जाता है। एक एंगस्ट्रोम किसके बराबर होता है, 10 की पावर 10। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। तो एटम का व्यास किस में मापा जाता है जी, एटम का व्यास मापा जाता है जी मीटर में, लिखेंगे 10 की पावर -10 मीटर। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एंगस्ट्रोम, और एंगस्ट्रोम ऐसे लिखा जाता है। एक एंगस्ट्रोम की वैल्यू पेपर में पूछी जाती है, किसके बराबर होती है, 10 की पावर 10 मीटर के बराबर होती है। अच्छा, इसके अंदर है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो इतना सा हो गया, नाभिक तो इतना सा हो गया। इस नाभिक का व्यास पता है किसमें मापा जाता है, नाभिक का व्यास वो आएगा 10 की पावर -15। आगे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको हम लिखेंगे, लेकिन इससे फिलहाल आपको एटम का देखना है। तो 10 की पावर -10 मीटर, सारे ऑप्शन मीटर में है, हमें देखना है 10 की पावर -10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा था ना पीडीएफ में ऐसा आएगा, ये एस का मतलब होता है पावर -10। तो 10 की पावर -10 मीटर किसका है जी, एटम का व्यास। और एटम का व्यास किसमें मापा जाता है, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आएगा, एंगस्ट्रोम के बराबर आएगा। के बराबर आएगा, एंगस्ट्रोम के बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वो कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या बताइए। आ गया भाई क्वेश्चन। मैंने क्या बताया है कि आपने कोई एटम लिया, ये कोई एटम लिया आपने, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ये कोई एटम लिया, ये कोई एटम लिया, इस एटम के बिल्कुल नाभिक में ये रहा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में संघन भाग क्या कहलाता है, नाभिक। अच्छा, नाभिक का व्यास, नाभिक के व्यास की बात कर रहे हैं, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, त्रिज्या की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस त्रिज्या को है ना थोड़ा सा अगर अपडेट करो ना क्वेश्चन को, तो इसको व्यास ही लिखना, क्योंकि ऑप्शन देखिए मैंने व्यास, व्यास की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बताइए, आप त्रिज्या भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो मैं दोनों वैल्यू बता दूंगा। ये है जी आपका क्या, ये है जी आपका नाभिक, इसके व्यास की बात कर रहा हूं। इसके हालांकि त्रिज्या बोली जाती है, व्यास तो हमने वैसे लिख दिया, त्रिज्या ही लिखी है, ठीक है, इरेज कर त्रिज्या ही रखिए, ठीक है। तो बताइए, आप बताइए कहां से लेकर कहां तक आएगा जी, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सर त्रिज्या तो बिल्कुल यहां से लेकर ये वाली, ठीक है। हमने देखा कि ये मापा जाता है जी 10 की पावर, नाभिक की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, नाभिक के त्रिज्या व्यास की बात कर रहे हैं 10 की पावर -15, और प्रॉपर लिखूं नाभिक की तो वो होती है 1.75 गुना में 10 की पावर 15 मीटर। ये जो जिस प्रकार से 10 की पावर हमने 10 देखा था, उसको बोलते हैं एंगस्ट्रोम। ये जो 10 की पावर 15 आता है ना, इसको बोला जाता है जी फर्मी मीटर। क्या बोला जाता है, फर्मी मीटर। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं क्योंकि स्पेलिंग नहीं आएगी, फर्मी मीटर। तो हम बोल सकते हैं दो चीजें निकल के आई, एक चीज निकल के आई 10 की पावर -10 मीटर हो, उसको तो बोला जाता है जी एंगस्ट्रोम। क्या बोला जाता है, एंगस्ट्रोम। और 10 की पावर -15 मीटर हो, उसको बोला जाता है जी फर्मी मीटर। यानी कि 10 से भाग करते हैं, 10 जीरो से भाग करते हैं तो एंगस्ट्रोम निकलता है, 15 जीरो से भाग करते हैं तो फर्मी मीटर निकलता है। ये किसका है जी, ये है सर एटम का व्यास। और ये किसका है जी, ये है जी न्यूक्लियस, यानी कि आपके नाभिक का व्यास। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा, फिर मैं बात करूं, इसी लगे हाथ हम निपटाते हैं। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन सब नहीं, पहले प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन के व्यास की, प्रोटॉन के व्यास की, है ना। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। फिर मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन के व्यास की, और फिर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन के व्यास की। बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसके अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर। वहां तो आएगा 1.65, वो डिटेल से बता रहा हूं, हालांकि यही दो क्वेश्चन आए हुए, लेकिन फिर भी मैं यहां से भी पूछ सकता है, तो ध्यान से देखिए 1.75 है, ये आएगा सिर्फ 1.7 गुना में 10 की पावर -15 मीटर, फर्मी मीटर जिसे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके कौन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नाभिक से तो छोटे रहेंगे, नाभिक से छोटे रहेंगे। सेम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक जैसा है, तो व्यास भी एक जैसा ही रहेगा, त्रिज्या भी इसकी हम एक जैसे 2 से भाग कर देंगे त्रिज्या निकालने के लिए, व्यास लिख रहे हैं, माइनस में क्या बोलेंगे 15 मीटर। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण, तो द्रव्यमान भी सबसे कम है, और आपका व्यास भी सबसे कम होगा। 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -18 मीटर। तो 10 की पावर 10 को -10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एटम का व्यास है। -15 है, उसको फर्मी मीटर बोलते हैं, न्यूक्लियस का व्यास है। प्रोटॉन का 1.67 है ना, वहां 5 आता है न्यूक्लियस वाले में,
न्यूक्लियस वाले में 1.75 आता है, यहाँ 1.7 1.7 -15 माइनस फर्मी मीटर में मापते हैं और इलेक्ट्रॉन का -18 मीटर। क्लियर है भाई? एक परमाणु विद्युतीय रूप से प्रकृति कैसी होती है? ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपने इस क्लास को रोकते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम पूरे सिलेबस के एनकाउंटर कर देंगे भाई, सारे टॉपिक है ऐसे ही इंडिविजुअल टॉपिक उठा के, सारे सिलेबस के इंडिविजुअल टॉपिक उठा के और एक एक क्वेश्चन को इतने डिटेल से आपके सामने रिप्रेजेंट किया। इसकी एक्सप्लेनेशन की ये जो पीडीएफ है, आप हमारी ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें एक फोल्डर बना रखा है आपने, ऑल यूट्यूब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास पीडीएफ और एमसीक्यू पीडीएफ, उसमें ये आपको मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है। और जो बच्चे कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करना चाहते हैं, पहले वहां से थ्योरी कर लेते हैं और फिर यहाँ से आके क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लिए भाई आपको हमारी ऐप पे ही एक आपको नजर आएगा एक फोल्डर, जिसमें आपको मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक फाउंडेशन बैच बना रखा है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है और आप मेरे पढ़ाने का तरीका समझ ही गए होगे। हम एक एक चीज को ऐसे कवर करते हैं जिसको आप मतलब चाह के भी नहीं भूल सकते। चाह के ये सारी चीजें जो मैंने वहां बताई है ना, देखो उसको कितने डिटेल से यहाँ बता रखा है, तो वहां उसको मैं एमसीक्यू के माध्यम से तो निचोड़ दे रहा हूँ, लेकिन वो निचोड़ उन्हीं को खास करके समझ में आ रहा होगा जिन्होंने ये क्लास अच्छे से कवर की हो। तो क्लास कवर करने के साथ साथ एमसीक्यू के कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। होप सो आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट आपका बहुत मायने रखता है, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी है और अपने उन दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए जो आपके साथ प्रिपरेशन कर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग